हेलो ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटेप हिमाचल प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आई विल बी देयर विद अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जहां पर हम हमारा जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगेन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में और उसके साथ साथ इंटरव्यू में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ही होगा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ये सेशन एंड तक पक्का देखें, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ जो नई फाइंडिंग्स हैं, कुछ जो नया डाटा है और कुछ जो नए कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और इसको रिलीज क्यों किया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। क्या हमारे देश में जो इकोनॉमिक सर्वे है ये इंडिपेंडेंस से पहले भी हमें देखने को मिलता था? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी डायरेक्शन क्या चल रही है। क्या जो हमारी इकोनॉमी है ये अप में है या क्या हमारी इकोनॉमी डाउन में है। तो हमारी इकोनॉमी का जो इंजन है, जो हमारी इकोनॉमी का एक बेसिक जो गाड़ी है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है या फिर फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री पे है। तो इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इकोनॉमी विच इज प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द बजट। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आपका आता है जनरली, अब अगर मैं पिछले कुछ सालों के ट्रेंड की बात करूं तो 31 जनवरी को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है और 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। और इसका लॉजिक क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे जब बजट पार्लियामेंट सेशन में पेश किया जाएगा तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा रिगार्डिंग दी बजट प्रपोजल, क्योंकि अगले दिन बजट में जो हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट प्रपोजल्स लेकर आने वाली है उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनको क्यों लाया गया है, उसके पीछे कारण क्या है, ये हमें सारा इकोनॉमिक सर्वे बताएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे को हम एक तरह की एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं, एक बैकग्राउंड मान लेते हैं हमारे बजट का। क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है तो वो उसके पीछे लॉजिक क्या था, हमारी इकोनॉमी में कौन सी ऐसी कंडीशंस चल रही थी जिन्होंने हमें मजबूर किया टैक्स बढ़ाने पे। तो आपको एक जो पूरा बैकग्राउंड है ना इकोनॉमी का, कि जिसकी वजह से टैक्स बजट में हमें डिफरेंट स्टेप्स देखने को मिलते हैं, वो पता लगता है। तो जो हमारे एमपीज हैं, जो पार्लियामेंट में हमारे डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको कई बार इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है कि वो बजट के प्रपोजल को अच्छे से समझ पाए। कई जो आपके एमपीज उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो उस वजह से उनको बजट को अंडरस्टैंड कराने के लिए इकोनॉमिक सर्वे एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क, एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है। अब दोस्तों, जो ये एनुअल रिपोर्ट कार्ड है ये जनरली हमें बताता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी डायरेक्शन क्या है और इसको ठीक ट्रेजेक्ट्री पर या राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारी इस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने इसको पेश किया है और ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको प्रेजेंट भले ही फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं, लेकिन इसको प्रिपेयर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करती हैं। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप लोगों को पता भी होगा ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर करता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, और इसके साथ साथ जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनकी पूरी डायरेक्शन के अंदर इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एक और बात आपको याद रखनी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है और इस टाइम पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो है वी अनंत नागेश्वरन। लेकिन याद रखिएगा कि इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं बनाया है, इनकी अभी 3-4 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट हुई है। तो मैं आपको बताता हूं कि पूरा बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि एक यूनिक फैक्ट भी है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का। अब कुछ बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो पहली बार पेश किया गया था वो 1950-51 में पेश किया गया था।
उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं था। तो आजादी से पहले अगर मैं बात करूं तो बजट तो आजादी से पहले की देन है, अंग्रेजों के टाइम की देन है। बजट पहली बार इंडिया में 1860 में पेश किया गया था, लेकिन उस टाइम पर इकोनॉमिक सर्वे नाम की चीज नहीं थी। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार पेश किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1950 से 51 वाले ईयर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1964 तक, अंटिल 1964 इट वाज पार्ट ऑफ द बजट। बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को भी पेश किया जाता था। लेकिन अब 1964 के बाद से अब तक जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको बजट से सेपरेटली पेश किया जाता है, और जनरली एक दिन पहले, बजट अगर 1 तारीख को आने वाला है तो इकोनॉमिक सर्वे 31 को, अगर बजट 28 फरवरी को आ रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे 27 फरवरी को, तो एक दिन पहले इसको बजट से पेश किया जाता है। ठीक है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता लग गया, कौन रिलीज करता है पता लग गया, कौन प्रिपेयर करता है पता लग गया। ठीक है, तो यहां पर गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर आपसे भले ही इकोनॉमिक सर्वे के अंदर का डाटा पूछे या ना पूछे, लेकिन कौन बनाता है, ठीक है, कौन प्रेजेंट करता है, पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था, ये आपसे पक्का पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हर जो फैक्ट मैं बता रहा हूं आप ध्यान रखिए, बहुत एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सी चीज नहीं है। ठीक है, अब जो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2021-22 का, या फिर इकोनॉमिक सर्वे 2022 बोलें, तो इसके कुछ यूनिक फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे पुराने इकोनॉमिक सर्वे से इस वाले इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, तो अब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो वहां पर वो आपसे एक स्टेटमेंट पिछले सालों के इकोनॉमिक सर्वे की पूछ सकता है, और वो अगर आपको सही करनी है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है, इसकी जो थीम है वो है अजाइल अप्रोच। अजाइल का मतलब क्या होता है? चुस्त। ठीक है, तो चुस्त अप्रोच या चुस्त हमारा जो रिएक्शन है जो हमने दिया है कोविड-19 पैंडेमिक के टुवर्ड्स, उसको इसने अपनी थीम बनाया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की सेंट्रल थीम क्या है, तो आप याद रखिएगा कि एजाइल अप्रोच, एक चुस्त रिएक्शन जो हमने दी है टुवर्ड्स द कोविड-19 पैंडेमिक, वो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की सेंट्रल थीम है। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले 2020 से लेकर अगर हम 2022 की सिचुएशन देखें तो लगभग 3 वेव हमें प्रॉपर सेंस में देखने को मिलती है हमारी कंट्री में और ग्लोबल लेवल पर भी। और इन तीनों वेव्स ने ना सिर्फ हेल्थ पे इंपैक्ट डाला है, बल्कि उसके साथ साथ इकोनॉमी की डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया है। हमारी जो इकोनॉमी 2019 तक काफी अच्छे पाथ पर चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अपनी डगमगाने लगी, और हमारी जो इकोनॉमी है वो हमें बहुत डाउन देखने को मिली। कुछ सेक्टर तो पर्टिकुलर ऐसे थे जहां पर हमें बहुत लो ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो पेंडेमिक है, इसके टुवर्ड्स जो हमारी गवर्नमेंट की रिएक्शन थी, उसको इन्होंने अपनी सेंट्रल थीम बनाया है। और ये कहते हैं कि देखो, इंडिया की जो रिएक्शन है टू द इकोनॉमिक सर्वे, इट वाज वेरी यूनिक। हमने बहुत सारे डाटास को यूज करके, बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म को यूज करके, बहुत सारे इंडिकेटर को यूज करके हमने एक जो रिस्पॉन्स दिया है टू द कोविड-19 पैंडेमिक, इट वाज टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्स। हमने कोई बनी बनाई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी कोविड-19 पैंडेमिक से डील करने के लिए। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो टोटली डिफरेंट थी। हमने जो डाटा है जो हमें डिफरेंट जगह से मिला, उसको यूज करके अपनी पॉलिसी बनाई। ठीक है, तो जो अजाइल अप्रोच है, ये थीम क्यों बनाई गई है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द फीडबैक लूप। आपने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, उसका रिएक्शन आपको देखने को मिला, आपने रिएक्शन देखा तो आपको पता लगा कि ये कमी थी, आपने मॉडिफाई किया, फिर आपने दोबारा से पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, फिर रिएक्शन आई, फिर आपने मॉडिफाई किया, तो इस बेसिस पर हमारी जो पूरी पॉलिसी है वो डेवलप हुई। देन रियल टाइम मॉनिटरिंग, हमने हर एक इंडिकेटर की रियल टाइम मॉनिटरिंग करी और उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेप्स लिए। देन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेज, हमारे रिस्पॉन्सेज रिजिड नहीं थे। हमने ये नहीं सोचा कि हमें यही अप्लाई करना है। हमने देखा कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो कोई एरिया सीवियर जोन था जहां पर कोविड-19 पैंडेमिक बहुत ज्यादा था, तो वहां पर हमारी पॉलिसी डिफरेंट थी। जहां पर केसेस कम थे वहां पर हमारी पॉलिसी डिफरेंट थी। तो हमने इस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स लिया। ठीक है, देन वी हैव सेफ्टी नेट बफर्स। जो बहुत गरीब लोग थे, जो बहुत ही पुअर तबके के लोग थे, या फिर जो माइग्रेंट्स थे, उनके लिए हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट रही। तो जो हमारा रिस्पॉन्स था, एक चुस्त रिस्पॉन्स था, एक ढीला ढाला या एक रिजिड या एक ऑथोरिटेरियन रिस्पॉन्स नहीं था। ठीक है, तो सेंट्रल थीम आपने याद रखना है
इसके अलावा हमारे बजट में एक और थीम को मेंशन किया गया है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। देखिए, जो कोरोना पेंडेमिक आया है, आप लोग सब जानते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमने पिछले 100 सालों में नहीं देखी थी। ठीक है, हमारे लिए एकदम नई ये कंडीशन थी। क्या आपने आज से 5 साल पहले सोचा होगा कि कभी कोरोना ऐसा पेंडेमिक आएगा और ये पूरे देश में लॉकडाउन लगवा देगा? क्या लोगों को लगभग 7-7, 8-8 महीने वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा? किसी ने नहीं सोचा था। तो जो ऐसी एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन थी, यहां पर अगर हम पॉलिसी मेकिंग को डिफरेंट तरीके से करते हैं, उसमें कोई लॉजिक लगाते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी को हमारे बजट ने एक और थीम बनाया है, इकोनॉमिक सर्वे ने और थीम बनाई है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे इसलिए भी यूनिक था कि पहले हमें हमेशा हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में देखने को मिलते थे। एक वॉल्यूम जो हमें बताता था कि हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कौन कौन सी बेटर पॉलिसी हो सकती है। और सेकंड जो वॉल्यूम था, वो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के जो डाटा है, फैक्ट है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता था। लेकिन इस बार जो हमारे जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे या फिर और जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें बड़ा इकोनॉमिक सर्वे नहीं बनाना है, 900 पेजों का इकोनॉमिक सर्वे नहीं बनाना है, हमें थोड़ा कंपैक्ट इकोनॉमिक सर्वे बनाना है, लेकिन वहां पर जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो बहुत ही कंसाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे इस बार का हमें सिंगल वॉल्यूम में देखने को मिलता है। एक और बात आपको याद रखनी है कि मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, इट इज जर्नली प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे सुब्रमण्यम साहब, उनकी दिसंबर में रिटायरमेंट हो गई, तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये सुब्रमण्यम साहब ने नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम वो रिटायर हो चुके थे। और जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे संजीव सान्याल और जो बाकी ऑफिशियल थे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, उन्होंने मिलकर हमारा इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बनाया है। तो ये भी एक यूनिक बात है। ठीक है, पहले ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही ऐसा हुआ है। याद रखिएगा कि 2014 में भी जब इकोनॉमिक सर्वे बना था तो उस टाइम पर भी कोई चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं था। ठीक है, उस टाइम सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर ने इकोनॉमिक सर्वे बनाने में हेल्प करी थी। तो एक यूनिक फैक्ट है। एक और बात जो आपको याद रखने की, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री। हमारा भारत अकेला ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर हमें इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इंडिया नहीं बनाता है। इंडिया के अलावा यूएसए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ईयरली लेकर आती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग याद रखनी है। अब आते हैं डिफरेंट चैप्टर्स पर। देखिए, आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरी इस स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन है वो इस बार की सेंट्रल थीम है, द अजाइल अप्रोच। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि 2021 के इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या थी, तो वहां पर थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ठीक है, जिंदगियों को और जो रोजगार के साधन हैं उनको बचाना। लेकिन इस बार की जो थीम है वो डिफरेंट करी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा रिस्पॉन्स है आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन वो डिफरेंट रहा है। हमने पूर्ण लॉकडाउन को दोबारा से फॉलो नहीं किया सेकेंड और थर्ड वेव में। ठीक है, तो ये हमारी अजाइल अप्रोच को इन्होंने इस बार सेंट्रल थीम बनाया है। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप लोग उसका एग्जाम में फायदा उठा पाओ। ठीक है, रटंत विद्या फायदा नहीं करती, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट भी बीच बीच में बताए जा रहा हूँ। अब बात करते हैं 11 चैप्टर्स की। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 11 चैप्टर हैं, हमें पूरे पूरे नहीं पढ़ने। ठीक है, वो हम हिमाचल वाला पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें समरी पक्का पता होनी चाहिए। देखिए, जो पहला जो हमारा चैप्टर है, इट इज रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जनरली हमारा पहला चैप्टर यही होता है जब हमें बताता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का इस टाइम पर स्टेट क्या है। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों में हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी इंडिया के रिगार्डिंग प्रिडिक्ट की जाती थी। इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाता था और उसमें भी बोला जाता था कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी। तो 2 साल में हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी नहीं रही। तो लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि जो हमारी ग्रोथ है वो 9.2% होने वाली है इन रियल टर्म्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो वापस से पटरी पर आने लगी है। और बोला गया कि जो अगला साल है 2022-23 का, वहां पर 8 से लेकर 8.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, विच इज वेरी गुड ग्रोथ। जनरली 6% से ऊपर की अगर ग्रोथ रेट हो किसी कंट्री की तो उसको काफी अच्छा माना जाता है।
ठीक है। और ये जो डाटा इन्होंने दिया है कि लगभग 8 से 8.5% ग्रोथ होने वाली है, इट इज कंपेरेबल टू द डाटा गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक, IMF एंड डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो इंडिया में बोला गया कि जो हमारा कोविड-19 रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है, और अब क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है, तो हमें इकोनॉमी रिवाइव होती हुई दिखेगी। क्लियर है। अब यहां पर कुछ कारण भी दिए गए हैं कि क्यों हमारी इकोनॉमी रिवाइव होने वाली है, क्यों हम कह रहे हैं कि 9.5% या फिर 8 से 8.5% हमारी ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि हमने वैक्सीन कवरेज काफी ज्यादा कर ली है इंडिया में। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि लगभग 150 करोड़ 157 करोड़ अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं, वैक्सीन डोजेस लगा दी गई हैं अभी तक लोगों को, फर्स्ट सेकंड डोज काउंट करके। ठीक है। ऑफ कोर्स क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं, तो आप कहेंगे कि 157 करोड़ वैक्सीन डोज कहां से लगा दी। तो फर्स्ट एंड सेकंड डोज काउंट करके, क्योंकि सिर्फ एडल्ट को अभी तक डोजेस लगी हैं, तो 157 करोड़ डोजेस अभी तक लगा दी गई हैं। तो अब जो कोविड-19 के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी है वो काफी डेवलप हो चुकी है। देन गेन फ्रॉम द सप्लाई साइड रिफॉर्म्स। जो सप्लाई साइड है, जो इंडस्ट्री वाली साइड है, वहां पर हमने जो बूस्ट दिया है इकोनॉमी को बाय रिलैक्सिंग द टैक्सेस और बाय गिविंग सम मनी सप्लाई, तो वहां से अब हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। ठीक है। देन ईजिंग ऑफ रेगुलेशंस, बहुत सारी रेगुलेशंस जो कहीं ना कहीं बोटल नेक्स बनी हुई थी हमारी डेवलपमेंट में, उनको हमने रिलैक्स किया है। देखिए, अगर आप लोग खुद एक स्टार्टअप वाले हैं या आपने खुद एक इंडस्ट्री खोली हुई है, तो आप खुद एक डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। पहले परमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा लाइनें लगानी पड़ती थी, ऑफिस जाना पड़ता था, कर्मचारियों को पैसे खिलाने पड़ते थे, लेकिन अब बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो डिजिटल हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमें इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन रोबस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ। देखिए, एक्सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारी डिमांड साइड को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ काफी ज्यादा है, तो मतलब इंडिया की जो चीजें हैं वो डिमांड में है। तो कहीं ना कहीं जब चीजें डिमांड में है, तो हम उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया की जो रियल ग्रोथ है वो 9.2% होने वाली है। देन रम्ड अप कैपिटल स्पेंडिंग, की जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो भी अब वो भी अब बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो सेक्टर वाइज एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो क्या होने वाली है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 4%, इंडस्ट्री में लगभग 12% और सर्विसेज में लगभग 8%। आपको ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको हल्का जो याद रखना है इस पर्टिकुलर स्लाइड में फैक्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने ये याद रखना है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये पिछले सालों के कंपैरिजन में अच्छा ग्रो करने वाली है। लगभग 9% की ग्रोथ रेट जो हमें 2010 से लेकर 2018 के बीच में देखने को मिलती थी, ये हमें दोबारा देखने को मिलने वाली है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 इज रिगार्डिंग फिजिकल डेवलपमेंट। अगेन बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज है, यहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो जो डाटा मैं बताऊंगा उनको आपने नोटिस करते जाना है। देखिए, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो सरकार को पैसा मिलता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है ये भी इंक्रीज हुआ है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है डिफरेंट एसेट्स वगैरह बनाने में, उसमें इंक्रीज आया है। जो फिस्कल डेफिसिट है, देखिए आप लोग मानिए कि जो हमारी इकोनॉमी है, इसमें जो पैसा हमें मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, और जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, उनके बीच में डिफरेंस रहता है। तो उस डिफरेंस को भरने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उधार लेगी, बोरोविंग करेगी, तो वो बेसिकली हमारा फिस्कल डेफिसिट बनाता है। तो अगर आपकी इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट हायर है, ज्यादा है, अगर आप ज्यादा उधार ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस बार जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसको कंटेन किया गया है लगभग 46.2% पर। ठीक है। तो अब जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमने एक लिमिट के अंदर रखा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर जितना फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ा था, जितना ज्यादा हमें उधार लेने की जरूरत आन पड़ी थी, वो इस बार ना आए। ठीक है। देन विद द रिकवरी ऑफ इकोनॉमिक, गवर्नमेंट डेब्ट, जो गवर्नमेंट ने उधार ले रखा है, ये भी डिक्लाइन में जाएगा। क्योंकि पहले क्या है कि आप मान लो एक घर चला रहे हो, ठीक है, आपके घर का डेली का खर्चा है 100 रुपए, लेकिन आपके पास पैसा सिर्फ आ रहा है 80 रुपए, आप दिन 80 रुपए कमा रहे हो, तो आपको 100 रुपए का खर्चा पूरा करने के लिए 20 रुपए बोरो करने पड़ेंगे। लेकिन अब आपके पास जो पैसा आना है वो 10 रुपए बढ़ गया, तो अब आपको सिर्फ 10 रुपए बाय करने पड़ेंगे। तो यही वाला पॉइंट है कि अगर फिजिकल डेफिसिट कम होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो डेप्ट है गवर्नमेंट का वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट है वो पहले बढ़ चुका था, लगभग 59.3% हो चुका था। तो अब ये डाउन आएगा क्योंकि हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया है। क्लियर है वाली बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये अगेन आपका जो थर्ड चैप्टर है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पर ये बता रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो हमारा प्री कोविड लेवल पर आ चुका है। देखिए कोरोना के टाइम पर एक्सपोर्ट आपका काफी सफर किया था, इंपोर्ट थोड़े बढ़ गए थे, लेकिन अब हमारे से दोबारा से हमारी जो इकोनॉमी है वो प्री कोरोना लेवल पर पहुंच चुकी है। नो डाउट टूरिज्म अभी उतने सस्टेन्ड लेवल पर नहीं आया। आपने हिमाचल में भी नोट किया होगा कि जो टूरिस्ट लेवल है या जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो एज कंपेयर टू 2019 अभी भी कम ही है। ठीक है, लोग अभी भी डर रहे हैं आने पे टूरिस्ट प्लेसेस पर। ठीक है, जो आपकी नेट कैपिटल फ्लो है, मतलब जो बाहर से एफडीआई वगैरह आया है उसमें भी सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलता है। और सबसे खास बात, जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसको बेसिकली एक इकोनॉमी की ताकत भी माना जाता है, उसमें हमें काफी इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए अगर आप लोगों ने इकोनॉमी काफी अच्छे से पढ़ी हो, और मैं आशा करता हूं कि पक्का पढ़ी होगी, तो 1991 में हमारे देश में बीओपी क्राइसिस होता है। बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या था कि हमारा जो एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बहुत लो चला गया कि जो हमने उधार ले रखा था या फिर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसका भुगतान करने के पैसे हमारे पास नहीं थे। लेकिन अब इस टाइम पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे इतनी अच्छी पोजीशन पे है कि हम लगभग 13 महीने का, अगले 13 महीने का हम जो भुगतान है वो कर सकते हैं, इतनी हमारे एक्सचेंज रिजर्व में पावर है। और वर्ल्ड की जो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना ज्यादा है। मतलब कि अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हिसाब से कंट्रीज को अरेंज करूं तो इंडिया के पास फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। लगभग 600 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर हमारा क्या है, एक्सपोर्ट रिजर्व। ठीक है, अभी भी जो हमारी इकोनॉमी है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, अभी भी हम काफी कॉमर्शियल बोरोविंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अभी भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। आप लोग इस डाटा को कहां यूज करोगे? देखिए अगर आप लोगों को सिलेबस याद है तो आपको याद रखना है कि जो आपका GS3 में इकोनॉमी वाला सेक्शन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पर ये डाटा सारा आएगा। GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 1, वहां पर आपका ये पूरा जो स्लाइड है ये यूज होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अगेन आपका जो GS3 का यूनिट 1 सब यूनिट 1 है वहां पर ये टॉपिक यूज होगा। जनरली यहां पर आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये चैप्टर आपका फैक्चुअल है और डाटा कभी भी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। यहां पर आपको थोड़ा सा ट्रेंड याद रखना है कि कुछ चीजें इंक्रीज हुई है या कुछ चीजें डिक्रीज हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपका जो ईयर ऑन ईयर बैंक क्रेडिट ग्रोथ है, जो हमारी बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो बैंकों का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो आपका डिक्रीज हुआ है। जनरली हम बहुत परेशानी में भी थे, और आप लोगों ने जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं काफी सालों से उनको पता भी होगा कि हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा बन रखा था एग्जाम की प्रिपरेशन का। हर बार हम एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते थे मेंस एग्जामिनेशन के लिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो एक खुशखबरी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर लिया गया है। ठीक है, देन हमारी जो इकोनॉमी है यहां पर लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि अभी भी मनी सप्लाई काफी ज्यादा है। तो जो आपकी पूरी इकोनॉमी चेन है यहाँ पर जनरली अगर आप इकोनॉमिक सप्लाई अच्छी रखते हैं, मनी सप्लाई अच्छी रखते हैं, तो हमारी इकोनॉमी एक अच्छे बूम पीरियड में होती है। अगर आपने मनी सप्लाई को क्रंच कर दिया, रोक दिया, तो पैसा मार्केट में होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगी नहीं तो आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है कि इस टाइम पर इकोनॉमी की कंडीशन, भले ही कोरोना बहुत ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाकर गया लेकिन फिर भी इकोनॉमी हमारी सस्टेन्ड लेवल पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन का। देखिए यहां पर आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि आपकी CPI क्या होता है, WPI क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होती है। तो अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी सी स्लाइड मुश्किल लगेगी समझनी। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार इन्फ्लेशन वाला चैप्टर देख लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो इंडिया की CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये हमें रिड्यूस होता हुआ दिखता है। जनरली जो इन्फ्लेशन है इसमें हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका टारगेट ये है कि हमें से 4%
±2% के लेवल पर रखेंगे, मतलब उससे ना 6% से ना तो ज्यादा जाने देंगे और ना ही 2% से कम आने देंगे। तो ये हमारी जो लेवल है ये 5.2% के आसपास है। पहले 6.6% था, 6 से ऊपर चला गया था, लेकिन अब वापस से इस लिमिट में आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। इसके अलावा जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो कि होलसेल जो हमारी कमोडिटीज है उनका एक इंडेक्स होता है, वो हमें राइस देखने को मिला है। लेकिन ये राइस ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, इसके पीछे कारण ये है कि जो प्रीवियस ईयर था वहां पर बेस कम था, लो बेस था, पिकअप हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है। इंटरनेशनल प्राइसेस में शार्प इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से बेसिकली WPI इंक्रीज हुआ है। तो इस स्लाइड में अगेन आई वुड से कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कुछ ऐसा ज़्यादा फैक्चुअल इसमें डाटा बहुत ज़्यादा, तो वो एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉरी। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ के एग्जाम्पल, यहाँ का डाटा और यहाँ के ट्रेंड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इंडिया का नीति आयोग के द्वारा निकाले जाने वाला SDG इंडिया इंडेक्स है, यहां पर हमें एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलती है। जो हमारा ओवरऑल स्कोर है, रैंकिंग है, स्कोर है, वो 66 हो चुका है, इंक्रीज हुआ है 60 से लेकर 66 पे। तो पहले जो हमारा स्कोर था 60, ये अब हमारा पहुंच चुका है 66 पर। बेसिकली 65 से लेकर जो 99 का स्कोर है SDG इंडेक्स में, उसको काफी अच्छा माना जाता है। तो इंडिया में अब जो स्कोर है हमारा 65 से ऊपर पहुंच चुका है, विच इज वेरी गुड न्यूज। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि SDG इंडिया इंडेक्स निकालता कौन है, तो वो निकालता है नीति आयोग। एग्जाम के लिए पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड, कि इंडिया में उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, हाँ बिल्कुल मिली है। एक और बात कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट हैं उनमें से 22 स्टेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 65 से ऊपर है, अगेन वेरी गुड न्यूज। ठीक है। 2019 की अगर बात करें तो सिर्फ 10 स्टेट ऐसे थे जहां पर हमें 65 से ऊपर स्कोर देखने को मिलता है, लेकिन अब ये जो स्टेट हैं ये 22 से ऊपर हैं। एक और बात, जो इंडिया है यहां पर वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, मतलब जो हमारे देश का 24% फॉरेस्ट एरिया है, या वर्ल्ड का जो हमारे पास 2% फॉरेस्ट एरिया है, तो ये इंडिया को बनाता है वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। अगर हम बात करें, रशिया के पास सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इंडिया के पास 10th नंबर पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। और अगर हम 2010 से लेकर 2020 तक की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जहां पर फॉरेस्ट एरिया में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। एक और बात आपको याद रखनी है कि जो इंडिया की जो हमारी एक मेन रिवर मानी जाती है गंगा, वहां पर पॉल्यूशन लेवल काफी कम हुआ है। इंडिया में हम एक प्रिंसिपल फॉलो करने की बात कर रहे हैं, लाइफ। याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ब्राइट चांस है कि आपसे इस टर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसेंटली लाइफ वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट रिलेट्स टू, कि ये किससे रिलेट करती है। तो याद रखिए कि लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है। यहां पर बोला गया कि लाइफ का मतलब ये है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, कि आप एक ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करिए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। और अगर हम हिमाचली हैं तो हमें पता है कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितनी जरूरत रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट हमारे लिए। ठीक है, तो याद रखना है लाइफ वाली बात। तो यहां पर SDG इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, नीति आयोग। इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल है। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया कितना है, 24%। वर्ल्ड का कितने परसेंट एरिया है, 2%। क्या इंडिया टॉप 10 में है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल है। तो ये बातें अगेन देखिए, मैं इकोनॉमिक सर्वे से ही आपके पेपर की रिक्वायरमेंट को रिलेट कर रहा हूं, आप लोग समझ भी रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। अगेन इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों याद रखिए कि जो एक पर्टिकुलर सेक्टर सबसे कम इंपैक्ट हुआ है आपके कोरोना पैंडेमिक में, वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि यहां पर रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। हमारा एग्रीकल्चर चेन इतना मजबूत था कि उसने कोरोना पैंडेमिक को झेल लिया, और जो कि बहुत सौगात की बात है। अगर आपकी फूड सप्लाई इंटैक्ट है तो कोरोना क्या, कोई और वायरस भी हमारी कुछ जो नींवें हैं उनको हिला नहीं सकता। ठीक है, तो इंडिया में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके पीछे एग्रीकल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड है हमारी इकोनॉमी का, उसमें 18.8% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का रहा है, जो कि बड़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। एक और बात कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों जरूरी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर हम सिंगल सेट ऑफ क्रॉप्स ही उगाते रहे तो हम
कहीं ना कहीं जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी क्लाइमेट है, उसको अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। पंजाब में आपको वाटर लेवल डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम हिमाचल में एक्सेसिव राइस फार्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पहाड़ों को और वनरेबल बना लेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो एमएसपी हमने एक टूल बनाया है फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को सस्टेन्ड बनाने के लिए एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं फार्मर के जो लॉसेस हैं ड्यू टू क्लाइमेट इंपैक्ट या फिर ड्यू टू फ्लड या फिर ड्यू टू ड्रॉट, उनको मिनिमाइज करने के लिए हमने कोशिश करी है कि हम अलाइड सेक्टर को, हस्बेंड्री को, या फिर जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं अलाइड फार्मिंग वाली, उनको हम प्रमोट करें, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को भी मिलेगा कि डेवलप एंड इंप्लीमेंट स्मॉल होल्डिंग फार्म टेक्नोलॉजीज, प्रायोरिटाइज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ अलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं कि अगर आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है और उसमें कुछ इशू आ जाता है तो आप तो बिल्कुल ठप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जो R&D है उसमें हम स्पेंडिंग इंक्रीज करेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। इसके साथ साथ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर लेकर आएंगे। देखिए अभी क्या है कि हमने अपनी इकोनॉमी में एनपीके को इतना ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है कि हमें उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है 3.6% है, जो कि अब पुराने ईयर में, लेकिन अब हमें 3.9% देखने को मिल रही है। अगेन इंप्रूवमेंट है। डाटा अगर याद नहीं भी रहेगा ना तो भी चलेगा, याद रखिए वाली बात। लेकिन जो ट्रेंड है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अचीविंग आत्मनिर्भर भारत। बेसिकली यहाँ पर जो चैप्टर का बैकग्राउंड में एक नाम है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए प्रमोट किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखेंगे उसको हम इंक्रीज में देखेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट हुआ है टू सेल वो इंक्रीज हुआ है। जो बड़ी कंपनीज हैं जिनको 2020 में 21 में लॉस देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं दोबारा से प्रॉफिट कमाने लगी हैं, ठीक है। उसके बाद जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें इंक्रीज आना शुरू हुआ है, ठीक है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेलवे इंक्रीज हुआ है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो दी गई है इंडस्ट्रीज को। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है ये रिवाइव होनी शुरू हुई है, ठीक है। इसमें आपको अगेन फैक्ट्स की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक समरी याद रहेगी तो चलेगा। आगे बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। और आप लोग जानते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का बैकग्राउंड है, एक बेस है। क्योंकि अगर हम अपनी इकोनॉमी को तोड़ें तो जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हमें हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, जिसकी कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है, वो क्या है? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में अगेन हमारी जो ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिली है। और अगर कोरोना पेंडेमिक में कोई सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है तो वो सर्विस सेक्टर है, क्योंकि आपके होटल्स पूरे बंद हो गए, टूरिज्म पूरा बंद हो गया। इसके अलावा जो सर्विस इंडस्ट्रीज थी वो वर्क फ्रॉम होम पे चली गई, तो मॉडल चेंज करने में काफ़ी उनको लॉस हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर रिवाइव होना शुरू हुआ है और ये इंडिया की स्ट्रेंथ है सर्विस सेक्टर, ठीक है। उसके साथ साथ जो इंडिया का शेयर है इन दी वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट वो इंक्रीज हुआ है दोबारा से। हम वर्ल्ड में टॉप सर्विस प्रोवाइडर माने जाते हैं। डिफरेंट सर्विसेज, बीपीओ मान लें या फिर आईपीओ मान, मतलब बहुत सारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं टू द फॉरेन कंट्रीज। तो अभी बीच में हमें उसमें एक स्लंप देखने को मिलता है, अब दोबारा से वो हमें राइज देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है, यहाँ पर जो एफडीआई है काफ़ी ज़्यादा आई हैं। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है शायद, कि इंडिया में इस टाइम पर 83 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब ऐसे जो हमारे स्टार्टअप हैं जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, बिलियंस में है, 1 बिलियन से ऊपर है। तो वो हमें बढ़ते हुए दिखते हैं, 83 हो गए, 1 बिलियन US डॉलर बेसिकली होता है यूनिकॉर्न के लिए। तो अब 2021-21 में इन 83 में से हमें 44 यूनिकॉर्न बनते हुए दिखते हैं। मतलब पहले अगर हमारे पास 39 थे तो 44 ऐड हुए हैं इन द ईयर 2021 ओनली। 2021 में ही 44 यूनिकॉर्न आए हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो यूनिकॉर्न है वो सर्विस सेक्टर से हैं, जैसे एडुटेप या फिर हमारा हम बात करें अनअकैडमी की, अगर हम बात करें बायजू की, तो ये हमें डेवलप होते हुए दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर रिफॉर्म लिए गए इन द टेलीकॉम रेगुलेशन, आईटी बीपीओ सेक्टर। तो अगेन हमारी जो इकोनॉमी है रिवाइव होनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर हमारी हेल्थ,
और हमारी एजुकेशन और हमारी जो अदर सोशल सेक्टर स्कीम्स है वो इंक्लूड होती हैं। तो इंडिया में जनरली 6.2% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता था इन दी एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स कंबाइंड, लेकिन अब ये परसेंटेज इंक्रीज होगी 8.6% हो गई है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। इसके साथ साथ कोरोना पेंडेमिक के बाद इंडिया में जो इकोनॉमी है सॉरी फ्रेंड्स, उसकी फॉर्मुलाइजेशन हमें बढ़ती हुई दिखती है। अभी तक हमारी इकोनॉमी हम मानते थे कि 90% से ज्यादा इनफॉर्मल है और लेस देन 10% फॉर्मल है, लेकिन ये नंबर अब हमें 80% पे आता हुआ दिखता है। अब कोरोना टाइम पे हमने जब रजिस्ट्रेशन करनी शुरू करी है, हमने ईपीएफओ को जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पर अप्लाई करना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है फॉर्मलाइज वाले जो पाथ है उस पर आनी शुरू हो गई है। ठीक है, देन हमें अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की फाइंडिंग्स देखें 5 वाले की, तो हमारा जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है या फिर रिप्लेसमेंट रेट बोले, तो वो हमारा 2.2 से डिक्रीज होकर 2 पे आ चुका है। हमारी IMR जो है वो इंप्रूव हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हमारी इंप्रूव हुई है। तो वी आर ऑन अ वेरी गुड पाथ इन द टर्म्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स ऑल्सो, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। ठीक है, अगेन इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इस बार एक चैप्टर ऐड किया गया है जहां पर कंटेंट के नाम पर सिर्फ इतना ही है, लेकिन वहां पर बहुत सारी इमेजेस बताई गई हैं। और बेसिकली अगर आप लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो GS3 में जो आपकी यूनिट 2 है, वहां पर सब यूनिट 2 में आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो वहां पर ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग डेवलपमेंट्स थ्रू सैटेलाइट इमेजेस एंड कार्टोग्राफी, और यहाँ पर जियो स्पेशल डाटा की भी बात करी गई है। देखिए, अगर आप लोग कार्टोग्राफिक डाटा या जियो स्पेशल इमेजेस की बात करें तो इनका फायदा क्या है। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो इस इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट भी किया गया है कि सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हमने नाइट जो इंडिया है उसकी नाइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिकॉर्ड करी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इससे हमें पता लगा है कि रात को कितनी जगह पर कैसी लाइटें होती हैं। तो उससे हमें पता लगा कि इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट कितनी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितने एरियाज में प्रोवाइड कर दी है। तो सैटेलाइट इमेजेस से हमें एक इंडिकेटर मिला कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करने में कितने सक्सेसफुल हुए, हमने अर्बन डेवलपमेंट कितनी कर ली, हमारे जो अर्बन एरियाज है इनके रिबन या फिर इनकी जो आउट ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, वो हमें डाटा पता लगा। इसके साथ साथ जो कार्टोग्राफिक डाटा था उससे हमें पता लगा कि हमारे रोड नेटवर्क की कनेक्शन कितनी अच्छी है, और भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि हमारे रिजर्वर में पानी की सप्लाई कैसी है, हमारी वेस्ट लैंड मैनेजमेंट कैसी है। अगेन आपको याद रखना है कि ये एग्जाम्पल आपके कोट होंगे इन दी मेंस आंसर, जहां पर वो आपसे पूछेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की आप एप्लीकेशन बताइए। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि जियो स्पेशल डाटा हेल्प टू अंडरस्टैंड दी ट्रेंड्स, रिलेशनशिप एंड पैटर्न। आपको मैं बता देता हूं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की प्रोवाइड कितनी हमने कर ली है, कहां पे कर ली है वो डाटा, उसके साथ साथ रोड नेटवर्क हमारा कितना बन चुका है, उसके साथ वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, उसके बाद जो हमारी रिजर्वर मैनेजमेंट है, उसके बाद क्रॉप पैटर्न। ये सब के लिए हम स्पेशल जो डाटा है, जियो स्पेशल डाटा, उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इकोनॉमिक सर्वे, जहां पर मैंने आपको थोड़े से ही टाइम में एक ब्रीफ एग्जाम रिलेटेड समरी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। दोस्तों याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक इंडिकेशन देता है कि किस तरीके से आपको इकोनॉमी को अप्रिशिएट करना है, किस तरीके से इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है। और ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया या फिर जो मैंने आपको ट्रेंड बताए, इसको आपको यूज करना है अपने आंसर्स में, अपनी लैंग्वेज में। आप इकोनॉमिक सर्वे के 450 पेजों को पूरा पढ़ें, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे को पूरा पढ़ें, मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगेन इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की आपको इन्फॉर्मेशन पक्का होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ लेक्चर। आई होप कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ इसमें जो मुझे लगा कि हमें और मेहनत उस पर करनी चाहिए या फिर उस पर डिस्कशन करनी चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैं पक्का वो वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे कैसा लगा, कोई सजेशन हो प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।